अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लास में है ना, मैं तुम्हें बता रहा था ऑर्डर टू कैश के बारे में बता रहा था। सो बेसिकली ऑर्डर टू कैश, देखो ध्यान से समझना, अगर तुम टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे भी ना तो तुम्हें पता लग जाएगा। ऑर्डर प्लेस करना है और तुम्हें उसके बाद कैश रिसीव करना है। कैश का मतलब पैसा रिसीव करना। सो बेसिकली ऑर्डर टू कैश का मतलब ये हो गया कि ऑर्डर देकर, यानी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, उसके बाद तुम उसको ऑर्डर पहुंचाओगे, पैसा रिसीव होगा। इसको बोला जाता है ऑर्डर टू प्लेस, ऑर्डर टू कैश। एक बात बताओ, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये ऑर्डर टू कैश का जो प्रोसेस होता है ना, वो ऑटोमेटिक करती है। ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है इसका। जैसे तुम ऑनलाइन पे जाते हो, सामान वगैरह देखते हो, ऑनलाइन जाके कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह देख रहे हो, तुम अलग अलग पेज पर जाओगे, अलग अलग प्रोडक्ट आते जाएंगे, ठीक है, अलग अलग प्राइस होगी, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा उनका, अलग अलग सेलर होंगे, अलग अलग प्राइसेस होगी, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। उसके अलावा तुम ऑर्डर दोगे, वो सब ऑटोमेटिक होगा, उसमें कोई बीच में बंदा नहीं बैठा होगा कि तुम्हें उसे कॉल करके बात करना है कि 5 किलो घी कर लो, 2 किलो आटा कर लो, 2 किलो चावल कर लो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं होगा। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा उसके अंदर। ऑटोमेटिक तुम ऑर्डर प्लेस करते जाओगे, यानी तुम उसको ऑर्डर यानी कार्ट में ऐड करते जाओगे चीजों को, ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में लास्ट में जब तुम एक एक करके तुम्हारा एड्रेस पूछा जाएगा, सब कुछ होगा, लास्ट में जाते जाते तुमसे ये भी पूछा जाएगा कि तुम ऑर्डर का यानी पेमेंट कैसे करने वाले हो। वहां पर तुम डिसाइड करोगे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किससे करना है। यानी तुम ऐसा भी कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, सब कुछ। अगर वहां पे कुछ वॉलेट वगैरह बना हुआ है तो उसमें भी ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। जैसे तुम ये देखो कि मैं है ना, हर महीने मेरा इंश्योरेंस का पैसा कटता है, मैंने जो इंश्योरेंस ले रखा है उसका हर महीने, मेरा इन्वेस्टमेंट एसआईपी का पैसा हर महीने कटता है। वो सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, जिसको हम ईसीएस करके बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, ईसीएस बोलते हैं उसको ऊपर, ठीक है। तो वो हर महीने मेरे अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाता है। मैंने पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। तो ऑर्डर टू कैश का प्रोसेस है, ऑर्डर ऑर्डर दिया जाएगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इनवॉइसिंग बनाई जाएगी, उसके बाद पेमेंट रिसीव किया जाएगा, और ये सब कुछ रियल टाइम में होने वाला है। और सारा कुछ डेटा डीबीएमएस में सेव होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सेव होता है। अच्छा, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, यहां पे तुम लिख लेना। ये ऑर्डर टू कैश यानी O2C के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये O2C के कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना, ये O2C के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, एक बात और कंफर्म कर दो, मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को? यस सर। ठीक है। तो ये ऑर्डर टू कैश के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ध्यान से समझना कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में तो है ना, तुम देखोगे, ध्यान से देखना, ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के मतलब हो गया ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग वगैरह होती है। अच्छा, उसके बाद ऑटोमेटिक अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों के अंदर ऑटोमेटेड वर्ड यूज किया हुआ है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में जो वर्ड यूज किया हुआ है ना, वो वर्ड है ऑटोमेटेड। तो यानी बेसिकली जो ऑर्डर टू कैश का प्रोसेस है ना, ऑर्डर टू कैश का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क क्या होते हैं कि तुम क्लर्क को रिपोर्ट्स वगैरह कर रहे हो, रिपोर्ट जनरेट करवा रहे हो उससे, है ना। तुम बैंक में जाते हो, बैंक में जाते हो तो बोलते हो कि मेरे को है ना, मेरे 1 साल का वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए 1 साल का, ठीक है। बैंक में जाते हो, पासबुक लेके जाते हो, पासबुक में एंट्री करवा के लेकर आते हो। आजकल ऐसा कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, लोग आज भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों ने करना बंद कर दिया, लोग आज भी ऐसा करते हैं। लेकिन तुम्हें स्टेटमेंट लेने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पासबुक में एंट्री करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, इवन तुम्हें चेक डिपॉजिट करवाने के लिए भी बैंक जाने की जरूरत नहीं है, पैसा विड्रॉ करने के लिए, पैसा जमा कराने के लिए भी बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है, जैसे आज अगर किसी को पेमेंट करना है तो यूपीआई से पेमेंट कर देते हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है, दूसरे के बैंक अकाउंट में चला जाता है, साथ के साथ सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि मेरे को जाके बैंक में, मेरे को बंदे के पास जाना पड़ता था, उससे चेक लेना पड़ता था, चेक लेके मैं अपने बैंक में जमा कराता था उस चेक को, फिर उस चेक को वेरीफाई किया जाता था, जिस होम ब्रांच का वो चेक है वहां से वेरीफाई किया जाता था। अगर बड़ा चेक होता था तो उस बंदे से बात की जाती थी जिससे मेरे को चेक दिया है,
उससे बात की जाती थी और फिर उसको 2 3 4 दिन लग जाते थे और फिर वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता। तो इतना टाइम लग जाता था जब मैनुअली होता था सब कुछ। आजकल ऑटोमेटिक होता है सब कुछ, तुम्हें पता है सब कुछ ऑटोमेटिक है। तुम पैसा जमा कराने जाते हो तो वो वहां पे ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन्स लगी हुई है जिसमें सीडीएम आता है, आजकल कैश डिपॉजिट मशीन्स होती है। आजकल जरूरत ही नहीं है, तुम अपनी ऑनलाइन बैठ के एप्लीकेशन से ही, अपने बैंक की एप्लीकेशन से ही 1 साल का स्टेटमेंट निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, इवन बहुत सारी चीजें जैसे है ना, तुमने एक वर्ड सुना है कभी, बॉट? बॉट सुना है तुमने कभी, बॉट? जैसे है ना, पहले है ना हम लोग बात कस्टमर केयर पे कॉल किया करते थे तो हमें वेट करना पड़ता था कस्टमर एग्जीक्यूटिव के कॉल को पिकअप करने का, तब तक हम वेट ही कर रहे होते थे। आजकल जब तुम किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हो ना तो सबसे पहले तुम्हारे से कंप्यूटर बात करता है। क्रेडिट कार्ड के लिए 1 दबाइए, डेबिट कार्ड के लिए 2 दबाइए, हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। ठीक है, कंप्यूटर बात करता है आज की डेट में। वो कंप्यूटर एक्चुअल में वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। और वो तुम जो भी वो बोला बैलेंस जानने के लिए 1 दबाइए, लास्ट 2 ट्रांजेक्शन्स की डिटेल जानने के लिए 2 दबाइए, इस तरह से वो तुमसे बातचीत करता है। वो एक्चुअल में जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना उसको कहा जाता है बॉट, उसको कहा जाता है बॉट। अब बॉट जो होता है ना वो ऑटोमेटेड प्रोसेस पर बेस्ड होता है, वो ऑटोमेटिक सारे काम करता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उस बॉट की वजह से उन क्लर्क्स की जरूरत खत्म हो गई जो तो हमसे एक एक बातचीत करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और फिर फाइनली हमें जाके जवाब देंगे। अदरवाइज आजकल के बॉट तो ऐसे भी हो गए कि तुम्हें कोई नंबर प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ऐसा बोलते हैं कि तुम केवल माइक में बोल दो, जैसे तुम ऐसा बोल दो मेरे को अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जानना है, तो वो तुम्हें क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भेज देंगे। आजकल आने लगे ना गूगल जैसे बहुत सारे बैंकिंग एप्लीकेशन में तुमने देखा होगा बॉट आते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन में ही होते हैं वो बॉट इंस्टॉल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इन सब चीजों की वजह से, इन ऑटोमेशन की वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। अच्छा, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑटोमेशन इंक्रीज एफिशिएंसी इन रिपीटेटिव टास्क। अब एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गए जैसे बिलिंग हो गया, इनवॉइस कलेक्शन हो गया, पेमेंट कलेक्शन हो गया, क्रेडिट मैनेजमेंट हो गया। इन सब चीजों में ऑटोमेटिक काम होता है आजकल। जैसे कि मेरी जैसे होम लोन की ईएमआई चल रही है, मैं ईएमआई पे मैंने घर लिया है तो ईएमआई चल रही है मेरी। मान लो मेरी बैंक की ईएमआई 4 तारीख को कटती है, मेरे पास 1 तारीख को ही मैसेज आ जाता है ऑटोमेटिकली। 1 तारीख को ही मेरे पास मैसेज आ जाता है कि सर आपकी ईएमआई ड्यू है, 4 तारीख को आपके खाते में से डिडक्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट में से पैसा निकल जाएगा, आप 4 तारीख तक 3 तारीख तक अपने खाते में सफिशिएंट अमाउंट जमा करा के रखो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कस्टमर केयर कॉल करके आपको याद दिलाता था कि आपकी 4 तारीख को ईएमआई की डेट है, आप पैसा जमा करा दो उसके अंदर। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, ये एक्चुअली में टास्क किसके लिए है? पेमेंट के लिए, पेमेंट कलेक्शन के लिए। वो मेरे को कॉल करके बताते थे पहले, लेकिन आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। अब ऑटोमेटिक होने की वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, काम जल्दी जल्दी होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिक होने की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम O2C का ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है O2C का, अगर हम उसको फॉलो करेंगे, अगर हम O2C का ऑटोमेटिक प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमारी कंपनी के लिए हम एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, तुम चाहे सामान अमेजोन से परचेज करो, चाहे सामान फ्लिपकार्ट से परचेज करो, चाहे सामान तुम मीशो से परचेज करो, चाहे सामान तुम अलीबाबा से परचेज करो, अली एक्सप्रेस से परचेज करो, किसी से भी परचेज करो, डजंट मैटर, सबका एक ही तरीका होता है। पहले तुम्हें प्रोडक्ट के पेजेस दिखाए जाएंगे, तुम उन पेजेस को सर्व करोगे, सर्व करने के बाद तुम उसमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट करके कार्ट में डालते जाओगे। फाइनली तुम एक बार कार्ट को सिलेक्ट करके कार्ट को में से जो भी प्रोडक्ट तुम्हें देखने हैं वो सब प्रोडक्ट तुम देख लोगे। जोमेटो, स्विगी, सब पर ऐसा ही होता है। तुम उस कार्ट को देखोगे और कार्ट में देख के तुम देखोगे कि क्या तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स तुमने ऐड कर लिए या नहीं किए। उसके बाद तुम ऑर्डर प्लेस कर दोगे, उसके बाद तुम एड्रेस सेलेक्ट करोगे, उसके बाद तुम फाइनली पेमेंट वाले पेज पर आ जाओगे और पेमेंट कर दोगे। सबका ऐसा ही स्टैंडर्ड प्रोसेस है, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन का, यानी जो भी O2C वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्डर टू कैश वाली ऑर्गेनाइजेशन है, सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही प्रोसेस फॉलो करती है। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है
द कंपनी शुड बी एबल टू स्टैंडर्डाइज द O2 प्रोसेस। कंपनी को चाहिए कि वो O2C जो प्रोसेस है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड बनाए सारे प्रोडक्ट्स के लिए। डजेंट मैटर कि उस कंपनी की साइज कितनी है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट तो चलो बड़ी कंपनी है, लेकिन डंजो, जैसे कि स्विगी इंस्टामार्ट, जैसे कि ब्लिंकिट, ये तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है ना अमेजन फ्लिपकार्ट जितनी, लेकिन इनका प्रोसेस भी वैसा ही है। तो O2C का जो प्रोसेस है ना, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरी कंपनी के लिए एक जैसा स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, O2C, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी कि O2C हमारी है ना एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में हेल्प करता है। तो इनवॉइसिंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, यहां पे देखो लिखा हुआ है इनवॉइसिंग। तो इनवॉइसिंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, तो O2C हमारी इनवॉइसिंग में भी हेल्प करता है। हमारी इनवॉइसिंग में क्या हेल्प करता है O2C? इनवॉइसिंग को वो इलेक्ट्रॉनिक बना देता है। ई इनवॉइस बोलते हैं जिसको, इनवॉइस को वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक बना देता है। पेपर बचता है, एफर्ट्स बचते हैं, टाइम बचता है। अगर इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो फिर क्या होगा? तुम्हारे पास इनवॉइस आएगा, पेपर वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट्स वेस्ट होंगे, प्रिंटर की प्रिंटिंग वेस्ट होगी, कोई मतलब ही नहीं उनका इस तरह से रेडी करने का। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस रेडी किए जाते हैं। जैसे कि मेरी जब EMI कट जाती है मेरे बैंक अकाउंट से, तो मेरे पास ऑटोमेटेड एक मैसेज आता है, एक मेल भी आ जाता है मेरे पास में, ऑटोमेटेड एक मैसेज भी आता है कि आपके अकाउंट से इतनी EMI डिडक्ट हो चुकी है और थैंक यू फॉर द पेमेंट ऑफ EMI। इस तरह से मेरे पास मैसेज आ जाता है। इनवॉइसिंग का, पेमेंट कलेक्शन का, ये सब चीजें ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक होने लग गई है। इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये सब चीजें पहले मैनुअल होती थी, मैनुअल की वजह से एरर वगैरह रह जाती थी, इनएफिशिएंसी रह जाती थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, और ऑटोमेटिक होने की वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे को है ना, तुम्हारी EMI 4 तारीख को डिडक्ट होने वाली है। अब EMI के लिए रिमाइंडर जो है ना, वो कंपनी तुम्हें रिमाइंड करवाती है, कॉल करके रिमाइंड करवाती है कि सर मैम आपकी 4 तारीख को EMI कटने वाली है, आप पैसा जमा करा के रखो अपने बैंक अकाउंट में। 1 तारीख को कॉल आता है, 1 तारीख को सुबह कॉल आता है, फिर 1 तारीख को शाम को भी कॉल आता है, क्योंकि उनको नहीं पता ना किसको कॉल करना है। वो तो सिस्टम उनको नंबर अपने आप ही डायल करके देता है, और सिस्टम अपने आप ही नंबर डायल करके देता है। वो खुद डायल नहीं करते हैं नंबर, वो तभी डायल करते हैं नंबर जब तुमने बोल रखा है कि शाम को बात करना, सुबह बात करना, कल बात करना, परसों बात करना, वो तभी डायल करेंगे। अदरवाइज सिस्टम ऑटोमेटिक नंबर डायल करके देता है उन लोगों को। फिर शाम को कॉल आया, फिर अगले दिन कॉल आया, फिर उससे अगले दिन कॉल आया, तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा। तुम बोलोगे कि मेरे को कंपनी चाहिए नहीं, मेरा लोन ही बंद कर दो, मैं अपना घर ही बेच रही हूँ, मेरा लोन ही बंद कर दो। फ्रस्ट्रेशन होता है उसकी वजह से, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है, कस्टमर को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है इतने सारे कॉल की वजह से। बेस्ट तरीका है उसको ऑटोमेटिक इनवॉइस भेजो, मेल भेजो, मैसेज करो, ठीक है, ताकि वो उसको कभी भी देख ले, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको अटेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, और कस्टमर सेटिस्फाइड हो इसी वजह से। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि रीवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्रेडिट पॉलिसी को भी रीवैल्यूएट करती है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैं ना ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे है ना तुम स्विगी जोमेटो का समझना, स्विगी जोमेटो से है ना तुम 500 रुपए से ऊपर खाना है ना कैश में ऑर्डर नहीं कर सकते कि कैश ऑन डिलीवरी आएगा तुम्हारे पास। 500 रुपए से ऊपर का खाना कैश ऑन डिलीवरी पर तुम नहीं ऑर्डर कर सकते। अगर तुम नए कस्टमर हो, पुराने कस्टमर हो, काफी पुराने कस्टमर हो, तुम कई बार खाना ऑर्डर कर चुके हो, तब वो हो सकता है तुम्हें ऐसी कोई फैसिलिटी दे दे। अदरवाइज स्विगी जोमेटो से तुम ऐसे 500 से ऊपर का खाना ऑर्डर नहीं कर सकते। तुम 2-3-4 हजार रुपए का खाना कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हारी भी ऐसी कंपनी है जो स्विगी जोमेटो जैसा काम कर रही है, और मान लो मैंने तुम्हारी कंपनी से 5,000 रुपए का खाना कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर दिया, तुमने डिलीवर किया और मैंने पैसा देने से मना कर दिया, वो 5,000 रुपए का खाना तुम्हारे लिए पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि तुम लोग रेस्टोरेंट को तो ऑलरेडी पे कर चुके होंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट ने खाना सर्व किया है, रेस्टोरेंट की कोई मिस्टेक नहीं, रेस्टोरेंट को तो ऑलरेडी पे कर चुके होंगे, ठीक है। तुम्हें उस बंदे को भी पे करना पड़ेगा जो बंदा खाना लेकर आया है, ठीक है, डिलीवरी वाले बंदे को भी पे करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा पूरा पूरा लॉस हो गया। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करती है कि 500 से ऊपर का खाना
तो ये क्या होता है, पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन की, क्रेडिट पॉलिसीज है। जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट से है ना, तुम शायद 15-20 हजार रुपए से ऊपर का कोई अगर सामान होता है उसको भी तुम कैश ऑन डिलीवरी पर नहीं दे सकते। मोबाइल फोन वगैरह ये आते हैं ना, तुम कैश ऑन डिलीवरी के लिए वो मना करते हैं। 15-20-25-30 हजार रुपए के फोन्स वगैरह जो होते हैं उनको कैश ऑन डिलीवरी के लिए वो ऑफर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है इस वजह से। अच्छा, नहीं, इसी क्रेडिट पॉलिसी में दे रखा है, देखो यहाँ पे समझना। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, क्रेडिट पॉलिसी को इवेल्युएट करती है। इवेल्युएट करने के बाद में वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करती है। रिड्यूस क्रेडिट रिस्क, वो रिड्यूस करती है क्रेडिट रिस्क को। कैसे, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, जैसे कि 500 रुपए से खाना तुम ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते कैश में। अब इससे क्या होगा कि 500 रुपए से ज्यादा बड़ी कंपनी की रिस्क नहीं होगी, कंपनी की छोटी रिस्क होगी। अदरवाइज अगर 500 से ऊपर के खाने का कैश ऑन डिलीवरी होना, तब तो मैं तुम्हारी कंपनी को यानी मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारी कंपनी अगर 5-10 हजार रुपए तक का ऑफर दे रही है कि कितना भी बड़ा खाने का ऑर्डर करो कैश ऑन डिलीवरी, मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूं। 10-10 हजार की डिलीवरी का ऑर्डर दूं, फूड डिलीवर करवाओ, और मैं फिर बाद में पैसा ही पे नहीं करूं, फूड सारा का सारा खराब हो जाए, ठीक है। जैसे अमेजन, अगर तुम अमेजन के प्रीमियम कस्टमर नहीं हो, अमेजन प्राइम कस्टमर नहीं हो, वो तुमसे बोलता है कि 500 रुपए से ऊपर का सामान ऑर्डर करो तभी हम तुम्हें फ्री, यानी कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेगा, और उनके लिए भी सही है। अदरवाइज ऐसा हो कि वो 10-10, 20-20 रुपए के सामान और तुम ऑर्डर करने लग जाओ कि एक इरेजर लाके दे दो, एक शार्पनर लाके दे दो, ठीक है। कुछ छोटा पैकेट मंगवा लिया तुमने सर्फ एक्सेल का कि 50 रुपए का सर्फ एक्सेल है, वो लाके दे दो। अब सर्फ एक्सेल का पैकेट तो 50 रुपए का है, लेकिन डिलीवरी चार्जेस तो लगेंगे ना बेचारे के। डिलीवरी चार्जेस वो कहां से भेजेगा, पैक करेगा, उसका इनवॉइसिंग तैयार करेगा, फिर वो दुनिया भर के बीच बीच में इंटरमीडिएटरीज ऐड है, फिर वो डिलीवरी करने वाले बंदे जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, वो तो अपना चार्ज काटेंगे ना। तो 50 रुपए का तुम ऑर्डर देना चाहते हो, फिर तुम उसको बोलते हो कि बोले ठीक है कि हमें कैश ऑन डिलीवरी भी चाहिए और हम उसका पैसा भी पे नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, और हम उस पर डिलीवरी चार्जेस भी पे नहीं करना चाहते। तो कंपनी ऐसे थोड़ी काम करेगी, कंपनी चैरिटी थोड़ी करती है, ठीक है। तो ये सब चीजें ना इवेल्युएट करती है कंपनी। अच्छा, उसके बाद कैश फ्लो को भी इंप्रूव करती है। वो कंपनी कोशिश ये करती है कि तुम पहले ही पैसा पे कर दो, और अगर कंपनी ऐसा बोलती है कि अगर तुम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो तुम्हें 5% छूट मिलेगी ऑफर, तो इससे फायदा है, कंपनी को भी फायदा है। बाद में पैसा कलेक्ट करने में, अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए ज्यादा तुम्हें माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए भी फायदा है। इससे क्या होता है कि साइकिल टाइम जो होता है ना, O2C का साइकिल टाइम, वो ऑप्टिमाइज हो जाता है इन सब चीजों से। नेक्स्ट है बिलिंग प्रोसेस एफिशिएंट होता है। बिल्कुल, बिलिंग प्रोसेस एफिशिएंट होता है, ठीक है। रियल टाइम बिलिंग हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अकाउंट्स रिसीवेबल ऑटोमेटिक होता है, मैंने तुम्हें अभी बताया। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक अकाउंट रिसीवेबल इन ऑर्डर टू इन ऑफ द डे एंड द मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर टेकिंग अबाउट द रूट बेनिफिट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूलिंग पेमेंट रिमाइंडर्स, तुम्हें पेमेंट के रिमाइंडर्स भेजे जाते हैं। मैंने तुम्हें अभी बताया, मेरे पास रिमाइंडर आता है 1 तारीख को, 2 तारीख को आपकी ईएमआई कटने वाली है। आर्काइविंग कस्टमर रेस्पॉन्स, कस्टमर के रेस्पॉन्स को आर्काइव में रखा जाता है, ठीक है। मान लो अगर तुम, जैसे मान लो कस्टमर केयर पर तुम किसी चीज को लेकर, मान लो तुम्हारे पास कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया है, तुमने कस्टमर केयर को कॉल करके बताया है, तुम्हारी और कस्टमर केयर के बीच में जो बातचीत हुई है उसको वो आर्काइव में डाल के रखेंगे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम तुम कॉल करो तो उनको तुम दोबारा से सारी कहानी नहीं सुनाओ। उनको तुम अपना पुराना वाला वो एक नंबर देते हैं, एक टोकन नंबर देते हैं, तुम उस टोकन नंबर को बता दो। वैसे उनको तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं होती, वो उनके पास सेव होता है वो सब कुछ, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट मैंने तुम्हें बताया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो फायदेमंद है ऑनलाइन पेमेंट करवाना। और वो ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन पेमेंट की वजह से, जैसे मान लो अगर मैं स्विगी पर खाना ऑर्डर करता हूं, तो वहां पे ये लिखा हुआ आता है कि अगर आप डेबिट कार्ड से पे करोगे ना, तो आपकी जो डिलीवरी चार्जेस है वो वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि 20-25 रुपए बच रहे हैं मेरे, अगर मैं ऑनलाइन डेबिट कार्ड से पे कर रहा हूं तो ठीक है, मैं कर देता हूं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इससे सिर्फ मेरे को फायदा नहीं होता है, इससे कंपनी को भी फायदा होता है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्यूट सेटल करना, और है ना, अगर तुम ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना तो डिस्प्यूट सेटल करना आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है डिस्प्यूट वगैरह को सेटल करना। अच्छा, ये सारा काम हो किस में रहा है? ये सारा काम एक DBMS में हो रहा है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में हो रहा है ये सारा काम। और ये सारा काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एक सॉफ्टवेयर को यूज करती है जो इस O2C साइकिल को मैनेज करके चलती है, ठीक है। तो ये है अपना O2C, ऑर्डर टू कैश प्रोसेस, O2C प्रोसेस, ठीक है।
चलो नेक्स्ट है, नया टॉपिक है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब है, तुम ध्यान से समझ, अगर टॉपिक भी पढ़ोगे तो समझ में आ रहा है। कस्टमर से रिलेशनशिप को किस तरह से मैनेज किया जाए, उसको बोला जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कुछ एस्पेक्ट्स की स्टडी की जाती है। किन किन की स्टडी की जाती है? हमारे कस्टमर को समझा जाता है, हमारे कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देके, अच्छी सर्विस देकर उनको रिटेन रखा जाता है। अगर कोई तुम्हारा पुराना कस्टमर है, मान लो तुम्हारा एक रेस्टोरेंट है या तुम्हारी किराने की शॉप है, तुम्हारा एक पुराना कस्टमर है, रेस्टोरेंट पर तुम्हारा पुराना कस्टमर आया है, उसको कोई सामान पसंद नहीं आया, इवन पुराने कस्टमर के लिए नहीं, रेस्टोरेंट नए कस्टमर के लिए भी ऐसा कर देता है। तो तुम्हारा कोई पुराना कस्टमर आया है तुम्हारे रेस्टोरेंट पर, उसको एक सब्जी पसंद नहीं आई है, तो तुम इसकी सब्जी चेंज करके दूसरी सब्जी लाके दे दोगे। अब तुम कस्टमर के लिए कॉस्ट लगा रहे हो, लेकिन वो किसके लिए लगा रहे हो? ताकि कस्टमर रिटेन रह सके, तुम उसको अच्छी कस्टमर सर्विसेज देने की कोशिश करो। ठीक है। अब उसके अलावा तुम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से नए कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे। मान लो तुम्हारे एक रेस्टोरेंट के अंदर तुम अच्छी सर्विस दे रहे हो, मैं तुम्हारा एक परमानेंट कस्टमर हूं, मैं दूसरे लोगों को भी उस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर आऊंगा। वो लोग, उन लोगों को भी अगर तुम्हारी सर्विस अच्छी लगेगी तो वो अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए लेके आएंगे तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर। तो इस वजह से कस्टमर अट्रैक्ट भी होते हैं, नए क्लाइंट, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, कस्टमर मैनेजमेंट की कॉस्ट डिक्रीज होती है इसकी वजह से। ठीक है। तुम कस्टमर को अच्छी सर्विस देके कस्टमर मैनेज की कॉस्ट को डिक्रीज करने की कोशिश करते हो। अच्छा, अगर आगे पढ़ोगे तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि CRM इज ए अप्रोच ऑफ कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, उसको अक्वायर करना और उसको रिटेन रखना, अपने पास बनाए रखना। इस अप्रोच को कहा जाता है CRM। कस्टमर को अक्वायर करना, आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले तो कौन हमारा कस्टमर है, उस कस्टमर को अक्वायर करना और उसको अपने पास बनाए रखना, इसको कहा जाता है CRM। और इस CRM के अंदर ध्यान से समझना, तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर मेरे को खाना खाना सिर्फ इसलिए पसंद नहीं आता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, तुम्हारे रेस्टोरेंट का स्टाफ भी अच्छा है, तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना भी अच्छा है, तुम्हारे रेस्टोरेंट का एम्बियंस भी अच्छा है, तुम्हारे रेस्टोरेंट का जो प्राइसिंग वगैरह है ना वो भी अच्छी है, तुम्हारे रेस्टोरेंट की सर्विस भी अच्छी है। ठीक है। बहुत सारी चीजें मिलकर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में बार बार आता जाऊंगा, सर्विस एकदम खराब है, 2 कौड़ी की है, AC नहीं चलाते, कूलर नहीं चलाते, पंखा नहीं चलाते, स्टाफ रूडली बात करता है, प्राइसेस बहुत ज्यादा है, खाना अच्छा है लेकिन। ठीक है। वो शोले पिक्चर में था ना वो डायलॉग, वो चाची से बातें करता है अमिताभ बच्चन, वो दोस्त में बताता है कि दोस्त में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बस एक ही कमी है उसके अंदर, वो चोरी करता है। फिर वो बोलता है बस एक ही तो कमी है उसके अंदर, वो शराब पीता है, बस एक ही तो कमी है वो जुआ खेलता है, बाकी आदमी बहुत अच्छा है। वो ऐसा लास्ट में ऐसा भी बोलता जाता है, आदमी बहुत अच्छा है। तो सेम वैसे ही है, तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, स्टाफ खराब है, रूड है, टाइम पे खाना आता ही नहीं है, अभी ऑर्डर करो तो 1 घंटे बाद खाना डिलीवर करो, अच्छी सर्विस नहीं है, एम्बियंस खराब है, प्राइसेस बहुत खराब है, तो मैं सिर्फ एक चीज को देखकर तुम्हारे रेस्टोरेंट में नहीं आऊंगा ना। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होता है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसमें बहुत सारे चैनल्स इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे डिवीजन इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दिया हुआ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के 3 टाइप होते हैं। पहला है एनालिटिकल, नाम से पता लग रहा है हम कस्टमर का एनालिसिस कर रहे हैं। ऑपरेटिव, हम कस्टमर से बातचीत करते हैं, ऑपरेशंस हो गया। कोलैबोरेटिव, 2 डिपार्टमेंट मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है। तो एनालिटिकल CRM में कस्टमर का एनालिसिस किया जाता है, ऑपरेटिव CRM में कस्टमर से इंटरेक्ट किया जाता है, और कोलैबोरेटिव CRM में 2 डिपार्टमेंट्स, 2 डिवीजन मिलकर कस्टमर के लिए काम करते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहला है एनालिटिकल CRM। एनालिटिकल CRM बोल रहा है कि एनालिटिकल CRM का जो पर्पस है ना, वो कस्टमर का एनालिसिस करना है। अच्छा, उस एनालिसिस को इवेल्युएट करना, उससे मॉडल्स बनाना और कस्टमर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना भी है कि कस्टमर किस तरह का बिहेव करने वाला है। ठीक है। एनालिटिकल CRM क्या करता है, कस्टमर का एनालिसिस करता है और कस्टमर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। एक चीज और बता देता हूं मैं तुम्हें,
मैं जब भी हाईलाइट करता हूं ना तो सब चीजों को हाईलाइट मत किया करो। मेरे को तो क्या है, तुम्हें समझाने के लिए हाईलाइट करना पड़ता है। तुम ऐसे हाईलाइट किया करो, कस्टमर डेटा एनालिसिस का काम करता है, कस्टमर के बिहेवियर को प्रेडिक्शन करने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली लाइन इसी चीज पर बेस्ड है, तो इसको हाईलाइट मत किया करो। नेक्स्ट वाली लाइन क्या लिखी हुई? कस्टमर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करके कस्टमर के पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। कस्टमर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करके कस्टमर के पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ज्यादातर लोगों को मिठाई खाने की या डेजर्ट खाने की आदत सबसे लास्ट में होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, तो है ना, मैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में खा लेता हूं। जैसे मान लो कि है ना, मैं खाना खाने गया हूं कि मेरे को 2-3 गुलाब जामुन खाना है, तो मैं एक स्टार्टिंग में खा लूंगा, खाना स्टार्ट होते ही एक फिर मैं बीच में खा लूंगा, एक मैं लास्ट में खाऊंगा। मैं ऐसे करता हूं। ज्यादातर लोगों को मिठाई है ना लास्ट में खाने की आदत होती है, डेजर्ट वगैरह जो लास्ट में खाने की आदत होती है। तो रेस्टोरेंट है ना, सारा खाना फिनिश होने के बाद फिर पूछते हैं तुमसे आके कि सर कुछ डेजर्ट में ऑर्डर करेंगे, या मैम कुछ डेजर्ट में ऑर्डर करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सब पता कैसे चलता है उनको? क्योंकि कस्टमर का बिहेवियर ऐसा ही है, कस्टमर का पैटर्न ऐसा ही है। ज्यादातर कस्टमर खाना खाने के बाद ही डेजर्ट वगैरह का ऑर्डर करते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना, कस्टमर के बिहेवियर को समझकर ऑर्गेनाइजेशन है ना, अप सेलिंग भी कर सकती है और क्रॉस सेलिंग भी कर सकती है। अच्छा, अप सेलिंग का मतलब ध्यान से समझना, अप का मतलब ऊपर। कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीदने आया था ना, कस्टमर के बिहेवियर को समझ के तुम उससे ऊपर वाला प्रोडक्ट कस्टमर को बेच सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारी मोबाइल फोन की दुकान है, कस्टमर तुम्हारे पास में आया और तुमने उसे पूछा कि आपका बजट कितना है। तुमने बोला कि 10,000 का बजट है। अब अगर तुम्हारी मोबाइल फोन की दुकान है ना, तो तुम क्या करोगे, स्टार्टिंग में 10,000 रुपए के नॉर्मल फोन दिखाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, फिर तुम बीच में एक बात डालोगे कि सर मैम 500,000 रुपए अगर आप ऊपर कर दो ना, तो आपको बहुत बढ़िया फोन दिखाऊंगा। तुमने उसको ऑफर दिया था 10,000 रुपए का, लेकिन वो तुम्हें काउंटर ऑफर कर रहा है, वो अप सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश ये कर रहा है कि वो तुमसे ऐसा बोलता है कि बोला सर मैम आपको मैंने 10,000 रुपए वाले फोन तो दिखा दिए, लेकिन थोड़ा सा बजट बढ़ा दो ना, 500,000 रुपए का बजट बढ़ा दो, तो मैं आपको इससे 2 गुना बढ़िया फोन दिखाऊंगा, इससे बेटर फोन दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ही तुम बोलते हो ठीक है दिखाओ, उसको पता लग गया कि तुम अप सेलिंग में इंटरेस्टेड हो। उसको तुम्हारे बिहेवियर पैटर्न, बिहेवियर का पैटर्न पता लग गया। उसको पता लग गया कि ये कस्टमर अप सेलिंग में इंटरेस्टेड है, और वो तुम्हें अप सेलिंग कर देगा। वो तुम जितने का सामान लेने गए थे ना, उससे ज्यादा का सामान बेच देगा। ठीक है, जैसे ऐसा होता है ना, कपड़े लेने जाते हैं तो हम मान लो कि मैं कपड़े ना ब्रांड के हिसाब से परचेज नहीं करता। मैं कपड़े मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं। मैं कपड़े जब परचेज करता हूं तो प्राइसिंग के हिसाब से, प्राइसिंग मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ब्रांड सेकेंडरी है मेरे लिए, प्राइसिंग प्राइमरी है। तो मैं है ना, जब भी मार्केट में वैसे मैं ऑफलाइन मार्केट से कम ही परचेज करता हूं, लेकिन फिर भी मान लो अगर मैं ऑफलाइन मार्केट में अगर कपड़े परचेज करने जा रहा हूं, तो मैं उसको अपनी प्राइस बताऊंगा कि मेरे को है ना टी शर्ट चाहिए 500 रुपए की, जीन्स चाहिए मेरे को लास्ट 1,000 रुपए की, उससे ऊपर की जीन्स नहीं चाहिए। मेरे को शूज चाहिए 600-700 रुपए के, उससे ऊपर के शूज नहीं चाहिए। अच्छा, वो मेरे को 600-700 रुपए में शूज दिखाना स्टार्ट करता है, तो वो मेरे को खराब खराब से शूज दिखाता है। वो बोलता है भैया आपको बढ़िया वाला शू दिखाऊं क्या, थोड़ा सा महंगा है, 200 रुपए महंगा है, 800 रुपए का है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बहुत शानदार शू है। मेरे को अच्छे शू दिखाना स्टार्ट करेगा, लेकिन वो मेरे को क्या कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे को अपसेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो कस्टमर के बिहेवियर को समझ के हम अपसेलिंग कर सकते हैं, या हम क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग का मतलब है कि कस्टमर जो सामान खरीदने आया है ना, वो तो उसको बेचो ही बेचो, एक्स्ट्रा और बेचो उसको सामान। ठीक है, वैसे ही जैसे जैसे मैं किसी दुकान पर है ना, मैं ऐसे दुकान पर गया जहां पे शूज भी मिलते हैं, चप्पल भी मिलते हैं, सैंडल्स भी मिलते हैं, कपड़े भी मिलते हैं, जीन्स टी शर्ट शर्ट्स वगैरह सब मिलते हैं। तो मेरे पास एक कस्टमर केयर वाला बंदा होगा, मैं उससे शूज देख रहा था, मेरे को शू पसंद आ गया और मैंने उससे शू परचेज कर लिया। वो बोला भैया हमारे पास नई जीन्स का स्टॉक भी आया हुआ है, दिखाऊं क्या आपको। वो मेरे को ऐसा बोलता है, या भैया हमारे पास नए शर्ट्स का स्टॉक आया हुआ है, या नए ब्लेजर्स का स्टॉक आया हुआ है, आपको दिखाऊं क्या।
वो कोशिश क्या कर रहा है, वो मेरे को क्रॉस सेल करने की कोशिश कर रहा है। हम मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो मोबाइल फोन वाला ही कवर भी रखता है। वो बोलता है भैया आपको कवर दिखाऊं क्या, सिस्टर आपको कवर दिखाऊं क्या, मोबाइल फोन का कवर दिखाऊं क्या, आपको इंश्योरेंस दूं क्या मैं मोबाइल फोन का। वो करने की कोशिश क्या कर रहा है, वो करने की कोशिश कर रहा है क्रॉस सेलिंग। इसको क्रॉस सेलिंग बोला जाता है। सब्जी वाले के पास जाते हैं, भैया 2 किलो आलू देना, वो 2 किलो आलू पैक कर देता है। फिर वो खुद बताना स्टार्ट कर देता है, भैया देखो फ्रेश पड़ी हुई, भिंडी फ्रेश पड़ी हुई, मिर्च फ्रेश पड़ी हुई, घिया फ्रेश पड़ी हुई है, कद्दू फ्रेश पड़ा हुआ है, पैक कर दूं क्या। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो हमें सामान चाहिए था वो तो उसने दे ही दिया हमें, वो हमें क्रॉस सेल करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, तुम ध्यान से समझना, तुमने उससे 2 किलो प्याज मांगे, वो प्याज उठा के साइड में रखेगा, वो तुम्हें नहीं देगा, वो उठा के साइड में रख लेगा, अपने पास रख लेगा, और वो बोलेगा फिर और चीजों के बारे में बताना स्टार्ट करेगा, देखो भिंडी फ्रेश पड़ी है, ये फ्रेश पड़ा है, फलाना फ्रेश पड़ा है, ढिमकाना फ्रेश पड़ा है। वो कोशिश क्या कर रहा है, वो तुम्हें क्रॉस सेल करने की कोशिश कर रहा है। और ये कोई खराब स्ट्रेटेजी नहीं है कि अब तो हमें पता लग गया, अगली बार से हम उसको बोलेंगे क्या क्रॉस सेलिंग कर रहा है, क्या क्या हमको पागल बना रहा है क्या तू। भाई अगर तुम भी उसकी जगह होते तो तुम भी ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करते। अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग कोई बुरी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये कस्टमर को समझने वाली स्ट्रेटेजी है, कोई बुरी स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कस्टमर के बिहेवियर को समझकर उसको अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग करने की कोशिश करती है उसके साथ। ठीक है, उस तरह के मार्केट कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं, उसी तरह के कि कस्टमर के बिहेवियर को समझ के ही मार्केट कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के साथ बच्चे जुड़े होंगे ना एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो उन बच्चों के उस एडवर्टाइजमेंट में होने की वजह से उस एडवर्टाइजमेंट वाले प्रोडक्ट के साथ, यानी उस प्रोडक्ट के साथ हमारे है ना इमोशनल सेंटिमेंट जो होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, जैसे फ्लिपकार्ट, वो बच्चों की वजह से, बच्चों को अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐड करने की वजह से इतना बड़ा बना है, क्योंकि सब लोगों को पता है ये बात, कस्टमर, सब ऑर्गेनाइजेशंस को ये बात पता है कि बच्चों को अगर एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाएगा तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग कैंपेन उस तरह के चलाए जाते हैं। ठीक है, प्राइसिंग उस तरह की रखी जाती है, प्राइसिंग उस तरह की प्रपोज की जाती है, उस तरह के प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। तो ये सब चीजें किसमें सीखी जाती है, ये सब चीजें बताई जाती है एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल सीआरएम है ना, वो इन सब चीजों में हेल्प करता है। वो कस्टमर के बिहेवियर को समझ के उसको अपसेल और क्रॉस सेल करने में हेल्प करता है। वो कस्टमर के बिहेवियर को समझ के मार्केट कैंपेन करता है, प्राइसिंग वगैरह डिसाइड करता है, न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करता है कस्टमर के बिहेवियर को समझकर। एनालिटिकल सीआरएम। सो बेसिकली एनालिटिकल सीआरएम क्या कर रहा है, कस्टमर के बिहेवियर का एनालिसिस कर रहा है। दूसरा है अपना ऑपरेटिव सीआरएम। ऑपरेटिव सीआरएम, फर्स्ट वाला जो सीआरएम है वो कस्टमर के बिहेवियर को समझ रहा है। ऑपरेटिव सीआरएम है ना, कस्टमर से एक्चुअली में कांटेक्ट करता है, कस्टमर से एक्चुअली में कांटेक्ट करता है। अब ये जो है ना, ये जो कांटेक्ट वगैरह है, ये फ्रंट ऑफिस वाले भी कर सकते हैं, यानी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है। जैसे ऑटोमेटिक तुम्हारे पास कॉल आते हैं ना, बधाई हो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलने की पॉसिबिलिटी है, इस फोन के डिस्कनेक्ट होते ही एक लिंक आएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको 5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। तो ऑटोमेटिक भी हो सकता है कि ऑटोमेटेड कॉलिंग सर्विसेज ले रखी हो किसी ने, और तुमने अपना मोबाइल फोन में DND एक्टिवेट नहीं करवा रखा है। हाँ, फ्रॉड होते हैं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा कि फ्रॉड है या नहीं। मैं तो ये बता रहा हूं कि ऑटोमेटिक भी होता है ये सब कुछ। जरूरी नहीं है कि फ्रंट ऑफिस वर्कर ही तुम्हें कॉल करे, ऑटोमेटिक कॉलिंग भी होती है। ठीक है, अच्छा, इनमें क्या किया जाता है, ऑपरेटिव सीआरएम में कस्टमर से कांटेक्ट करके उसको प्रोडक्ट सर्विसेज सेल किए जाते हैं, मार्केटिंग की जाती है अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, साथ में कस्टमर से जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उस कम्युनिकेशन को ट्रैक करा जाता है, उस कम्युनिकेशन को स्टोर करके रखा जाता है डेटाबेस के अंदर। जैसे मैंने तुम्हें अभी एक एग्जांपल दिया था कि मान लो तुम्हारा कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव आया, तुमने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल करके सारी स्टोरी सुना दी अपनी, कि मैंने 1 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया था, 10,000 रुपए का ऑर्डर था, मैंने एक टीवी ऑर्डर प्लेस किया था, 3 तारीख को मेरे को ऑर्डर रिसीव हुआ, 3 तारीख को जब मैंने डब्बा खोला तो ऑर्डर मेरे को टूटा फूटा मिला, टीवी मेरे को टूटा फूटा मिला। तुमने सारी कहानी सुना दी। अब वो सारी कहानी है ना, वो सारी स्टोरी जो भी है, जो भी कस्टमर से जो भी कम्युनिकेशन हुआ है, वो सारा कम्युनिकेशन डेटाबेस में स्टोर करके रख लिया जाता है। ठीक है,
फिर मान लो फिर तुम दोबारा कॉल करते हो रिमाइंडर के लिए, तो फिर तुम उसको दोबारा कहानी तुम्हें सुनाने की जरूरत नहीं है, दोबारा स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें वो सब चीजें पता होती है, वो सब उनके डेटाबेस में स्टोर होती है, जो उनके सामने स्क्रीन पर आ जाती है। इसकी वजह से देखो यहां पे लिखा हुआ है इट इज इफेक्टिवली प्रोवाइडेड टू यूजर। इसकी वजह से है ना अलग अलग एम्प्लॉइज, क्योंकि जरूरी नहीं है ना तुम जब कस्टमर केयर को कॉल करो तो हर बार वही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल पिक करे जिससे तुमने पहली बार बात की थी। तो अलग अलग एम्प्लॉइज अलग अलग चैनल को यूज करते हुए कस्टमर से अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ है ना, कस्टमर से जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो सारा का सारा कम्युनिकेशन एक डेटाबेस में स्टोर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये करेगा कि है ना, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी कि इससे ऐसा लगता है कि हम एक ही पर्सन हमारे को है ना, हम एक ही पर्सन हमारा टेक केयर कर रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि वो हमें कॉल पिक करते हैं, बोलेगा हेलो सर, हाँ सर बिल्कुल सर आपकी बात हुई थी सर यहाँ पर अपने, वो ऐसे बात करेगा जैसे तुम्हारी ही बात हुई थी उससे पहले। ठीक है, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि वही तुम्हें टेक केयर कर रहा है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, मिनिमाइज होगा, क्योंकि सब कुछ डेटा बेस में स्टोर होता है तो टाइम कम लगेगा, इसमें टाइपिंग वगैरह में टाइम कम लगेगा। ठीक है, डेटा आराम से शेयर किया जा सकता है, तो ये सब चीजें आसान बनाती हैं। अब ऑपरेटिव सीआरएम किसके लिए हो गया, ऑपरेटिव सीआरएम हो गया एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव सीआरएम। कोलैबोरेशन का मतलब समझते हो, मिलजुल कर। तो यहां पे लिखा हुआ है कोलैबोरेटिव सीआरएम में है ना, कंपनी के सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिलकर काम करते हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आगे लिखा हुआ भी है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं। ठीक है, वर्क टुगेदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या अमेजॉन के पास में मेरी डिटेल्स, मेरा एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, क्या उसके पास में ये सब चीजें सेव होती है या नहीं होती है? यस सर, होती है। Yes, sir. ठीक है, अब अमेजन से जुड़ा हुआ है एक सेलर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, अमेजन तो सेलर का काम थोड़ी करता है, अमेजन तो बायर और सेलर को मिलाने का काम करता है। तो मैंने जिससे सामान खरीदा वो एक सेलर है, क्या उस सेलर के पास भी मेरे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह की इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? नहीं, उसके पास नहीं होगी। उसके पास नहीं होगी। क्या उसके पास मेरे एड्रेस की, मेरे नाम की, मेरे मोबाइल नंबर की इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? हाँ, वो हो सकती है। क्योंकि वो होनी चाहिए, क्योंकि वो अदरवाइज इनवॉइस कैसे बनाएगा? क्या उसके पास ये इंफॉर्मेशन होगी क्या कि मैंने पेमेंट किस मोड से किया है? हाँ, ये भी होगी। क्या उसके पास ये भी इंफॉर्मेशन होगी क्या मैंने किस प्रोडक्ट का ऑर्डर किया है? क्या उसके पास ये भी इंफॉर्मेशन होगी क्या कि अमेजन एप्लीकेशन पर उस प्रोडक्ट की डिलीवरी डेट क्या है? उसके पास, देखो ध्यान से समझना, अमेजन के पास में मेरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन अमेजन ने सेलर को भी शेयर की हुई है। अच्छा, अब सोचो, सेलर को तो ये पता है कि मैंने मोबाइल फोन का ऑर्डर किया है, सेलर वो सामान ले जाके देता है कुरियर पार्टनर, अपने जो भी डिलीवरी पार्टनर होता है उसको ले जाकर देता है। क्या डिलीवरी पार्टनर को भी ये पता होगा क्या कि उस डब्बे के अंदर मोबाइल फोन है और कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन है? नहीं पता होता है ना। अच्छा, क्या डिलीवरी पार्टनर को यह पता होगा क्या कि मैंने जो पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड से किया है, डेबिट कार्ड से किया है, यूपीआई से किया है, उसको ये पता होगा क्या? नहीं ना। अब ध्यान से समझ, क्या कुरियर पार्टनर को यह पता होगा क्या कि मेरा एड्रेस क्या है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है? हाँ। तो ध्यान से समझना, इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। अमेजॉन कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता है सेलर को, सेलर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता है डिलीवरी पार्टनर। इवन मैं तुम्हें बताऊं ना, पिछले कुछ सालों से 2-3 साल 4 साल हो चुके हैं, डिलीवरी पार्टनर के पास तुम्हारा फोन नंबर भी नहीं होता है। होता है क्या? सोच के देखो, क्या डिलीवरी पार्टनर के पास तुम्हारा फोन नंबर होता है क्या? नहीं होता है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हें है ना, डिलीवरी वाला बंदा कॉल नहीं करता है, कॉल तो वही कर रहा है, लेकिन बीच में एक चैनल बना हुआ है, तुम्हें कॉल आता है अमेजन कुरियर सर्विसेज की तरफ से, या तुम्हें कॉल आता है फ्लिपकार्ट का जो सब्सिडरी है ई कार्ट, तुम्हारे पास कॉल आता है ई कार्ट की तरफ से। तुम जोमेटो पर खाना ऑर्डर करते हो,
तो डिलीवरी वाला बंदे का कॉल आता है तुम्हारे पास में, जोमेटो केयर का कॉल आता है तुम्हारे पास में? सोच के देखो। तो इसका मतलब ये है ना, मोबाइल फोन नंबर है ना, एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो सबके पास नहीं होनी चाहिए। पहले लोग इसका फायदा उठाने लगे थे कि मान लो कि है ना, गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स अगर कुछ ऑर्डर कर रही है और मैं एक डिलीवरी पार्टनर हूं, तो मेरे पास उन गर्ल्स का मोबाइल नंबर है, अब मैं उन गर्ल्स को हैरेस कर सकता हूं मेरे पास अगर उनका नंबर है तो हरेसमेंट वगैरह के केस बढ़ रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, बीच में एक चैनल डेवलप हुआ और सारे लोग, सारी ऑर्गेनाइजेशन उस चैनल को यूज करती है। तुम्हारे पास स्विगी केयर से कॉल आएगा अगर तुम स्विगी पर खाना ऑर्डर करते हो, उस बंदे का कॉल नहीं आएगा, उस बंदे के पास तुम्हारा नंबर नहीं है और ना ही तुम्हारे पास उस बंदे का नंबर है। बीच में एक चैनल काम कर रहा है वहां पर, ठीक है। अब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिवीजन जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है ना, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और मिलजुल कर काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अमेजॉन को सेलर की जरूरत है, सेलर को अमेजॉन की जरूरत है, तो दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सेलर को है ना कुरियर पार्टनर की जरूरत है, कुरियर पार्टनर को सेलर की रिक्वायरमेंट है, दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो कोलैबोरेशन चल रहा है दोनों के बीच में। तो दोनों लोग है ना कुछ इंफॉर्मेशन कस्टमर की शेयर की जाती है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो की जाती है ना, वो शेयर की जाती है। अच्छा, यहां पर है ना, जो कोलैबोरेटिव सीआरएम है ना, इसको पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बोला जाता है, पीआरएम भी बोला जाता है। क्योंकि पार्टनर्स के बीच में, डिलीवरी पार्टनर्स के बीच में, सेलर और डिलीवरी वाले के बीच में, कुरियर वाले के बीच में, अमेजॉन और कुरियर वाले के बीच में, डिलीवरी वाले के बीच में सारी इंफॉर्मेशन होती है ये, ठीक है। क्योंकि वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जैसे एक बात और सोचो, डिलीवरी वाला जो बंदा है, कुरियर वाली जो कंपनी है, वो कुरियर नंबर वगैरह ये भी तो शेयर करेगी अमेजॉन को, ये भी तो शेयर करेगी वो सेलर को, वो सब कुछ आपस में उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। तो इसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बोला जाता है कोलैबोरेटिव सीआरएम, या इसको बोला जाता है पीआरएम भी बोला जाता है, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो शेयर की जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही शेयर की जाती है, सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती है, ताकि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव कर सके कस्टमर के लिए, ठीक है। तो ये कोलैबोरेटिव सीआरएम में है। अपने पास 2-3 मिनट है तो सही। थोड़ा सा देखो, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना, ये हो जाएगा। ये मेरे को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाएगा। अगर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तुम्हारा अच्छा है, तो कस्टमर तुमसे सेटिस्फाइड है, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पहचान कर तुम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें भी एग्जांपल दिया था ना, कस्टमर तुम्हारे पास कॉल नहीं होता है, तुम्हारे पास फोन नंबर नहीं होता है ना, उनके पास तुम्हारा फोन नंबर होता है, तो हरासमेंट के केसेस कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट की सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव होती है इसकी वजह से। अच्छा, कस्टमर के बिहेवियर को पहचान कर अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा तुमने अभी पढ़ा था ना ऑपरेटिव सीआरएम के अंदर, ऑपरेटिव सीआरएम में कस्टमर से कॉन्टेक्ट किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, तो कम्युनिकेशन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अच्छा, बेटर मार्केटिंग टूल यूज कर सकते हो, कम्युनिकेशन का बेटर टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहले है ना ईमेल बहुत चला करता था, तो लोग ईमेल किया करते थे, ठीक है। उसके बाद कस्टमर केयर को कॉल करना स्टार्ट किया। आजकल कस्टमर केयर वाले भी सही तरह से जवाब नहीं देते, तो आजकल तो बेस्ट तरीका है, तुम ट्विटर पर डाल दो उसको, ट्विटर पर कस्टमर जो भी कंपनी है उसको टैग कर दो, बेस्ट तरीका है आज की डेट में। अगर तुम्हें किसी भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है ना, सर्विसेज में प्रॉब्लम आ रही है ना, उस कंपनी का है ना कस्टमर केयर ट्विटर पर टैग कर दो। अब सिर्फ तुम उस कंपनी को टैग नहीं करते हो, उस कंपनी को भी टैग कर देते हो, उस कंपनी के जो सीईओ है, सीएफओ, उनको भी टैग करना स्टार्ट कर देते हो। फिर उसके अलावा पुलिस को भी टैग कर देते हो, उसके अलावा जुडिशरी को भी टैग कर देते हो, सबको टैग कर देते हो, और तुम्हारी केस जल्दी से सॉल्व हो जाता है। मेरे साथ हुआ हुआ है, 70,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है मेरे साथ फ्लिपकार्ट में, ठीक है। और वो मेरा फ्रॉड है ना ट्विटर की वजह से सॉल्व हुआ था, अदरवाइज मैंने तो पुलिस केस भी कर दिया था, तभी वो ढंग से सॉल्व नहीं हो पाया था। ट्विटर पे टैग किया, अगले 5-6 दिन में सॉल्व हो गया। तो नए टूल्स है हमारे पास में। अच्छा, अगर तुम सीआरएम को अच्छा करते हो तो ट्रबल फ्री चलेगा सब कुछ। अच्छा, उसके अलावा ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर, ठीक है, कस्टमर से कॉन्टेक्ट इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, कस्टमर के लिए टाइम ज्यादा निकाल सकते हो तुम लोग, अगर तुम्हारा एफिशिएंटली प्रोसेस चल रहा है तो। अपने कंपटीशन से डिफरेंट हो सकते हो, रियल टाइम में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि जैसे कस्टमर तुम्हें कॉल करता है ना, जैसे ही तुम कॉल पिक करोगे, अगर तुम एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो,
कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने जो कंप्यूटर लगा हुआ है ना उसकी स्क्रीन पर आ जाएगी। बाद में बात करेंगे रक्षिका इसके बारे में, है ना, बाद में बात करेंगे। अच्छा, कस्टमर के बिहेवियर को पहचान कर तुम फास्ट और रिलायबल प्रिडिक्शंस कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा तुम मार्केटिंग सेल्स से कम्युनिकेट कर सकते हो। ये होगा कोलैबोरेटिव सीआरएम के अंदर होगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, शेयर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इफेक्टिवनेस को बढ़ा दोगे, ठीक है। स्टाफ मोटिवेट होगा क्योंकि कस्टमर रिटेन रहेंगे, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। नए कस्टमर जुड़ेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नए क्लाइंट जुड़ेंगे, तो स्टाफ मोटिवेट रहेगा यहां पर। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, प्रॉब्लम समझ लो। सीआरएम जो होता है ना उसको इंप्लीमेंट करना, उसको रन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक है, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत सारा चाहिए तुम्हें सीआरएम के लिए, ठीक है। तुम 10 12 15 लोगों की टीम को हायर करोगे, उसके लिए अलग अलग कंप्यूटर्स लगाओगे, उसके अलावा सॉफ्टवेयर भी यूज करने पड़ते हैं तुम्हें, उसके अलावा सिर्फ कंप्यूटर से काम नहीं चलता, माइक वगैरह भी यूज करना पड़ता है, उनको मैनेज करने के लिए उनके ऊपर एक टीम लीडर भी बिठाना पड़ता है, ठीक है। मार्केट से जाके काम भी लेकर आना पड़ता है, उसके अलावा हमें एक ऑफिस भी मैनेज करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है ये, बहुत सारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। और दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोलैबोरेटिव सीआरएम के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ना, इंफॉर्मेशन जो शेयर की जाती है उसकी वजह से, देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है थर्ड पार्टी से, उसका जो प्रोटेक्शन है ना, उस इंफॉर्मेशन की जो सेफ्टी है ना, वो सबसे बड़ा इशू हो जाता है। कस्टमर की जो प्राइवेसी होती है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। गर्ल्स अपने ऑर्डर करती थी, खाना वगैरह ऑर्डर करती थी, और जो बंदा था, जो भी डिलीवरी वाला बंदा था, सब लोग नहीं होते ऐसे, ठीक है, सब लोग नहीं होते, लेकिन कुछ लोग थे जो नॉन सोशल एलिमेंट्स हैं, उन लोगों के पास उनका नंबर होता था, उनको हैरेस करना स्टार्ट कर देते थे वो लोग, ठीक है। और प्रॉब्लम थी ये। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो कोलैबोरेटिव सीआरएम है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ना, वो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है। इसमें ऐसे भी तो होता है, जैसे उबर या मोटो जो भी होता है, तो उसमें भी तो सर ऐसे होता है कि जो नंबर से फोन आता है वो नंबर उसके सेम उसके नहीं था, ड्राइवर का नहीं होता है, बिल्कुल वो किसी ऐसा और होता का है ही ना, होता है। ना और राइडर के पास तुम्हारा नंबर है, ना तुम्हारे पास राइडर का नंबर है, हाँ, तो बेस्ट है ना, तुम्हारे लिए तो बेस्ट है। एज ए गर्ल बताऊं तो तुम्हारे लिए तो बेस्ट है कि तुम्हारा नंबर प्राइवेट नहीं है, तुम्हारा नंबर प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है कि सब लोगों के पास तुम्हारा नंबर है, ठीक है ना, तो बेस्ट है ना ये तो। जैसे स्विगी का जो भी डिलीवरी बॉय आता है तो उसका तो नंबर आता ही है ना उसमें, नहीं आता है, नहीं पर्सनल आता है, नंबर ही चेक रहता करके है वो। देख लेना, आज स्विगी से ऑर्डर करना, ठीक है। मैं स्विगी को एक कस्टमर दे रहा हूं आज के लिए, तुम स्विगी से ऑर्डर करना और चेक करना कि क्या वाकई में स्विगी के डिलीवरी बॉय का कॉल आता है या स्विगी कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आता है। आता वो डिलीवरी बॉय का ही कॉल है, लेकिन नंबर जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर शो होगा ना, वो स्विगी कस्टमर केयर का नंबर शो होगा, क्योंकि बीच में चैनल के थ्रू वो कॉल करता है तुम्हें। और सर इसका तो स्विगी का छोड़ो, उसका भी मैंने देखा था, एक शैडोफैक्स का है, ये एक जियो ब्रांड है उसका चलता है, तो वो डिलीवरी वाला आता है तो शैडोफैक्स, मतलब वैसे तो वो डिलीवरी पार्टनर तो शैडोफैक्स की तरफ से ही आता है, पर उसका जो नंबर है ना वो पर्सनल नंबर ही शो होता है। तो सो मैं ऐसे मतलब नहीं बोल उसका रहा तो ना नाम सारी भी याद है मुझे, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ना, तभी तो बता रहा हूं। आज की डेट में भी जो कस्टमर का डेटा है, वो इंफॉर्मेशन है, वो सेफ नहीं है, कस्टमर की प्राइवेसी को प्रॉब्लम है इससे, आज की डेट में भी प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो सब ऐसा ही करेगी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के डेटा को सिक्योर रखने की कोशिश करेगी। लेकिन आज भी मैंने ऐसा नहीं बोला ना कि सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है, लेकिन अगर मान लो तुम जैसे शैडोफैक्स की बात कर रहे हो, अगर वो भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है या वो भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, तो वो भी इस तरह का काम करेगी, वो भी इसी तरह का काम करेगी। अभी जैसे मान लो कि जैसे छोटी मोटी, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, जैसे ना ये होते हैं ना टाटा 1mg, फार्मीज हाँ भी, हाँ, इनके है ना, इनके पास फार्माइजी। कस्टमर, इनके जो आते हैं ना डिलीवरी बॉय, उनके पास हमारे पर्सनल नंबर होते हैं, उनके पास हमारे पर्सनल नंबर हाँ, होते हैं, उनके पास भी होते हैं, हाँ होते होते हैं। हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन गलत है ये चीज, पर्सनल नंबर नहीं होने चाहिए। मेरे पर्सनल नंबर, मेरे है ना पर्सनल नंबर, इवन है ना बैंक के एम्प्लॉयज के पास भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बैंक के एम्प्लॉयज भी फ्रॉड करते हैं इस चीज से। तो मेरे पर्सनल नंबर मेरे प्राइवेट है, मेरी प्राइवेसी है, वो सबके पास नहीं होने चाहिए, लेकिन आज की डेट में ऐसा होता है। तो ये प्रॉब्लम में बताया ना उसने कि सीआरएम की ये प्रॉब्लम है, ये डिसएडवांटेज है सीआरएम का, ठीक है।
वो तो सर सारी कंपनी के पास ही होते हैं ऑलमोस्ट, जिस ऐप में रजिस्टर करने जाओ उसी ऐप में आपको कंपनी के नंबर पास देना होते ही हैं ना, पड़ता है और ईमेल कंपनी के आईडी। पास होते हैं ना, कंपनी के पास होते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के पास नहीं है ना। हाँ। लोग, हर एक बंदा जाके सारी इंफॉर्मेशन को निकाल नहीं सकता है। तुम मान लो किसी बैंक में काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक काम करने का ही एक्सेस होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि बैंक में काम कर रहे हो तो अब तुम कितने भी करोड़ों रुपए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो। तुम्हारे हाँ, पास नहीं कर कुछ सकते स्पेसिफिक टास्क करने के लिए एक्सेस होगा। यस। ब्रांच के मैनेजर के पास कुछ स्पेसिफिक टास्क करने का ही एक्सेस होगा। कैशियर के पास कुछ स्पेसिफिक टास्क करने का ही एक्सेस होगा। कैशियर के पास जो एक्सेस होगा वो क्लर्क के पास नहीं होगा। क्लर्क के पास जो एक्सेस होगा वो कैशियर के पास नहीं होगा। तो सबका है ना, सबको क्या होता है, एप्लीकेशन तो सबकी एक जैसी होती है। फिर क्या होता है, सबको एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड एंटर करना होता है। तो आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद में उस एप्लीकेशन में उस वर्कर के लिए जो भी काम की चीजें है ना, सिर्फ उसको वही दिखाई देगी, बाकी सब चीजें छुप जाएगी उसकी, बाकी और कुछ भी दिखाई नहीं देगा उसको। तो वो बैंकिंग एप्लीकेशन होता बैंक के पास में है, लेकिन बैंक है ना तुम्हारा, हर कोई तुम्हें कॉल नहीं कर सकता उठा के कि बैंक में से हर कोई तुम्हें कॉल कर रहा है, ठीक है। उन लोगों के पास भी तुम्हारा पर्सनल नंबर नहीं होता है, वो बैंक के थ्रू ही आता है। मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे को कॉल करता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के चैनल के थ्रू ही आता है, मेरे पास लिखा हुआ आता है बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर केयर करके लिखा हुआ आता है, ठीक है। वो अलग चीज है, बैंक के पास नंबर है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लोगों के पास नहीं होना चाहिए मेरा नंबर। बैंक को तो नंबर की जरूरत है, बैंक मेरे से कम्युनिकेट कैसे करेगा अदरवाइज। तो और वहां पर भी डेटा तो ब्रीच हो ही जाता है, वहां पर भी डेटा तो ब्रीच हो ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले, चलो अभी है ना मैं एक बार मीटिंग तो स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज बातें बढ़ जाएगी।